हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक है वो है विद्यालय भ्रमण अर्थात स्कूल विजिट। दोस्तों जब आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आप अपने विद्यालय के द्वारा से अन्य विद्यालय प्राइमरी माध्यमिक में पढ़ाने के लिए एक छोटा सा भ्रमण होता है घूमने के लिए। आप वहाँ जाकर ऑब्जर्वेशन करेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या कौन सी वस्तु कैसी है और वहाँ उसका इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक क्या प्रगति है, इन सब बारे में आपको जानना होगा। तो दोस्तों चलिए हम आज इसी विद्यालय भ्रमण की बात करते हैं। दोस्तों जो हमारे देखिए विद्यालय भ्रमण आलेख। ओके दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं अब इस पर क्या है। दोस्तों इसमें हमारा जो पहली पॉइंट है या पहली हेडिंग है वो है विद्यालय का इतिहास। दोस्तों विद्यालय का इतिहास। दोस्तों विद्यालय का इतिहास वह होता है जैसे कि आप जिस विद्यालय में स्कूल विजिट के लिए जाएंगे तो वहाँ देखेंगे या शिक्षक द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा या अन्य कार्यरत व्यक्तियों के द्वारा देखेंगे या पूछेंगे। उनसे जब पूछेंगे तो बताएंगे कि भैया ये विद्यालय की जो स्थिति है या इतिहास है, यह कब इसका निर्माण किया गया था, जब से निर्माण हुआ है तब से वर्तमान स्थिति तक क्या बदलाव हुआ है, कब कब हुआ है, इन सब की जानकारी आपको इसमें देना होता है। आप अपने विद्यालय के अनुसार दे सकते हैं। अब जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है विद्यालय की भौतिक संरचना। विद्यालय की भौतिक संरचना, आप जिस विद्यालय में जाएंगे उस विद्यालय की जैसी स्थिति रहेगी आपको लिखना होगा। जैसे हम जिस विद्यालय में गए थे उस विद्यालय की स्थिति आपको बता रहे हैं। यह विद्यालय आई आकार का है, आकार में व्यवस्थित है। विद्यालय में कुल जितने भी कमरे हों आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। विद्यालय का वातावरण अत्यंत रमणीय है। विद्यालय में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे फूल लगाए गए हैं। विद्यालय का परिसर बच्चों के लिए खेल का मैदान भी बनाया गया है। ओके दोस्तों, बनाया गया है तथा उनके लिए खेल सामग्री, बैडमिंटन, फुटबॉल, कैरम बोर्ड आदि की व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चारों तरफ लगभग 5 फीट, दोस्तों हम जिस विद्यालय में गए थे लगभग 5 फीट की बाउंड्री, जिसे 4 दीवारी कहते हैं, 4 दीवारी का निर्माण कराया गया था। शौचालय की भी सुविधा थी दोस्तों, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग। हम जिस विद्यालय में गए थे वहाँ की यह स्थिति थी। दोस्तों आप अपने विद्यालय के अनुसार देख लीजिएगा। जो आपका थर्ड पॉइंट था, आपका जो थर्ड पॉइंट है, आप जिस बिंदु पर कार्य कर रहे थे उसका जो थर्ड पॉइंट है वो है, भैया देख लीजिए, विद्यालय के कुल शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मचारियों की संख्या। जिस विद्यालय में हम गए थे दोस्तों वहाँ पर विद्यालयों में कुल 210 विद्यार्थी थे, जिसमें से 93 छात्र और 117 छात्राएं थी। सभी विद्यार्थियों के शिक्षक हेतु इतने विद्यार्थी में केवल 1 शिक्षक और 5 शिक्षिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त 2 रसोई और 1 दाई कार्यरत थी। ओके दोस्तों, आप इन्हें देख सकते हैं। और जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट है सामान्य आवश्यकताएं। उनकी आवश्यकताएं क्या थी, जैसे कि उसमें हमें आवश्यकताओं में क्या क्या देखना था। शौचालय देखना था, बिजली देखना था, पंखा देखना था, टेलीफोन, फर्नीचर, जनरेटर आदि, इन पर हमें देखकर कार्य करना था। तो हम जिस विद्यालय में गए थे दोस्तों उसमें था विद्यालय परिषद में शौचालय की व्यवस्था है, परंतु उसका जो साफ़ सफाई था वह मन से निम्न कोटि का था, अच्छा नहीं था साफ़ सफाई के मामले में। बिजली की व्यवस्था थी दोस्तों, और प्रत्येक कक्षा में 2 पंखे भी थे। विद्यालय में टेलीफोन और जनरेटर की सुविधा नहीं थी दोस्तों, ये टेलीफोन और जनरेटर की सुविधा नहीं थी दोस्तों। विद्यालय में इसके अतिरिक्त विद्यालय हेतु फर्नीचर बेंच और कुर्सी छात्र छात्राओं के लिए था, और शिक्षकों के लिए मेज़ और कुर्सी थी। यहाँ छात्राओं के लिए बेंच और कुर्सी थी, और शिक्षक के लिए मेज़ और कुर्सी की व्यवस्था उत्तम थी। पेयजल संतोषजनक था, अच्छा था। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट था कि पाठ्यक्रम, ड्रेस, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति की व्यवस्था क्या क्या थी, इस पर भी हमें कार्य करना था। तो हम जिस विद्यालय में गए थे उसमें क्या था कि विद्यालय का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा, दोस्तों बेसिक शिक्षा के तहत निर्धारित होता है। विद्यालय के लिए निःशुल्क ड्रेस, दोस्तों निःशुल्क ड्रेस की व्यवस्था है, जिसमें छात्राओं के लिए पैंट शर्ट और छात्राओं के लिए जैसे कि ब्राउन पैंट एंड रेड चेक शर्ट था। और छात्राओं के लिए आइए देख लेते हैं क्या भैया, छात्राओं के लिए जो था वह था, छात्राओं हेतु था शर्ट और घाघरा था, वही रंग था। फिर जैसे कि
अब आगे की व्यवस्था थी और इसके साथ ही विद्यार्थियों को काला जूता और ठंड के लिए लाल स्वेटर की व्यवस्था कराई जाती है। पूर्णतः निःशुल्क, यह जितनी भी सुविधा दी जाती है सब निःशुल्क दिया जा रहा था उस विद्यालय में। प्रक्रिया हेतु 6 वर्ष, मतलब कि प्रवेश प्रक्रिया हेतु जो छात्र 6 वर्ष के होते थे उनको एडमिशन दिया जाता था। वह कक्षा 1, जो बालक 6 साल का होता था उसे कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश 1 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया होती थी। छात्रवृत्ति की सुविधा अगर आपके विद्यालय में है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। ओके, चलिए हम आप समय सारणी की बात कर लेते हैं। हर विद्यालय का समय सारणी अलग होता है। लगभग माध्यमिक विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय होता है उसका समय सारणी लगभग समान होता है, क्योंकि जैसे अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ की हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन जो सरकारी मतलब विद्यालय हैं वहाँ की समय सारणी समान होता है। तो आप अपने विद्यालय के अनुसार लिख लीजिएगा। चलिए अब अनुशासन की स्थिति की बात कर लेते हैं। अनुशासन की स्थिति, ओके दोस्तों, इसमें अनुशासन की स्थिति विद्यालय में उत्तम है। विद्यालय का समय अप्रैल से सितंबर तक 8 बजे से सुबह 8 AM से लेकर 2 PM तक होता है। अक्टूबर मार्च में 9 AM से लेकर 3 PM तक होता है। कक्षाएं अपने समयानुसार चलती हैं तथा प्रत्येक अध्यापक कक्षा में अपने कक्षा अवधि के अनुसार पाठन का कार्य करते हैं। विद्यालय में प्रधाना अध्यापिका या अध्यापक जो भी होंगे उनका ही आदेश सर्वोपरि होता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में अनुशासन बनाने के लिए समय समय पर विद्यालय प्रांगण में तथा कक्षाओं में भ्रमण करते रहते हैं। जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वह समयानुसार विद्यालय के परिसर में, विद्यालय की कक्षाओं में अनुशासन से संबंधित अपना कार्य करते रहते हैं घूम घूम कर। प्रधानाचार्य के दौरान प्रार्थना के दौरान दोस्तों, इसमें हमने एक बात और देखा था विद्यालय में कि प्रार्थना के दौरान उचित पंक्ति में छोटे से बड़े क्रम में छात्र खड़े होते लाइनों में खड़े होते थे और भोजन जो मध्याह्न में दिया जाता था उसके दौरान शांतिपूर्वक पंक्ति में बैठकर भोजन को वितरित कराया जाता था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है शिक्षक के दौरान प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। इसमें दोस्तों बेसिक शिक्षा परिसर के तहत खेल में शिक्षा देना, दोस्तों खेल में शिक्षा देना, अरबिंदो नवाचार शिक्षा देना, लूडो जैसे जो आओ जोड़ो घटाओ सीखें, कला शिल्प द्वारा शिक्षा भी, अभिनव शिक्षण, तकनीकी बदलाव, बाल अखबार शिक्षण, ये सब इसी के माध्यम से दिए जाते थे। दोस्तों आप अपने विद्यालय के अनुसार लिख लीजिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं हम 9 पॉइंट। ओके दोस्तों, शिक्षण के दौरान प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री। अध्यापकों छात्र छात्राओं की रुचि, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, जटिल विषय के सरल व सुबोध बनाने हेतु निम्न शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब उसमें कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्री हैं दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं। इसमें है परंपरागत सहायक सामग्री, जिसके अंतर्गत दोस्तों श्यामपट्ट होता है, पुस्तक होता है, पत्र पत्रिकाएं होती हैं। अब दृश्य सहायक सामग्री में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है वास्तव पदार्थ होता है, मतलब वास्तविक पदार्थ होता है, चित्र रेखाएं होती हैं, चार्ट ग्राफ होता है और ग्लोबल प्रोजेक्टर होता है। अब यांत्रिक सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं। जैसे रेडियो हुआ, टेली रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर हुआ और वीडियो टेप हुआ। ओके दोस्तों, अब आइए हम देख लेते हैं इसमें। अब जो हमारा जो नया पॉइंट है वो है अकादमिक रूप से पिछड़े छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था है, इस पर हमें बात करना है। इसमें दोस्तों अकादमिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए अध्यापक द्वारा उनके पिछड़ेपन के कारणों को ज्ञात करना होता है, ज्ञात करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। उन्हें कक्षा के पश्चात अतिरिक्त समय लेकर उनकी समस्याओं का समाधान का प्रयास किया जाता है। अध्यापक द्वारा समय समय पर बच्चों के प्रगति का मापन भी किया जाता है। उनके पिछड़ने के कारणों का क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा अध्ययन करके उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके दोस्तों, ये हमारे विद्यालय का यह कार्य था। अब दोस्तों आप देखेंगे जो 11 पॉइंट है, 11वां पॉइंट में कह रहा है कि विद्यार्थी के मूल्यांकन
की प्रक्रिया, जो इकाई होता है, अर्धवार्षिक होता है, वार्षिक होता है, इस पर जांच करना है। जिस हम विद्यालय में दोस्तों स्कूल विजिट के लिए गए थे उसमें था कि जो प्रथम सत्र इकाई परीक्षण होता है वह 10 नंबर का होता है, अर्धवार्षिक 50 अंक का होता है और जो वार्षिक होता है वो 100 अंक का होता है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्यालय की आय एवं व्यय। दोस्तों आय और व्यय, आय वह होता है जो विद्यालय को संचालित करने के लिए जो पैसा मिलता है उसे हम आय कह लेते हैं। ओके दोस्तों, और व्यय होता है कि हमने इस पैसे को विद्यालय में किस किस जगह लगाया और कहाँ से खर्च किया, या व्यय होता है। जैसे कि विद्यालय के आय बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया जाता है, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया जाता है। लेकिन विद्यालय की रंगाई पुताई में इसका पैसा खर्च होता है, साफ सफाई में खर्च होता है, ड्रेस विवरण में खर्च होता है दोस्तों, और तो मिड डे मील की व्यवस्था में खर्च होता है, फर्नीचर निर्माण मरम्मत में खर्च होता है और शिक्षण सहायक सामग्री में भी खर्च होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 13 पॉइंट का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जिसे प्रार्थना सभा भी देख सकते हैं। अब कहते हैं कि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी हुआ दोस्तों, 15 अगस्त हुआ, 5 सितंबर हुआ, 2 अक्टूबर हुआ। ओके दोस्तों, और 2 अक्टूबर जैसे महात्मा गांधी शास्त्री दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस हुआ का आयोजन विद्यालय परिसर में कराया जाता था। ओके दोस्तों, और प्रार्थना सभा में इसकी जानकारी भी दी जाती थी हम जिस विद्यालय में गए थे। अब दोस्तों बात आती है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपलब्धता। पाठ्य सहगामी क्रियाओं दोस्तों, इसमें जो जिस विद्यालय में हम गए थे उसमें खेल कूद के द्वारा भी सिखाया जाता था, और चित्रकारी के द्वारा, वाद विवाद द्वारा, संलोचना द्वारा, और प्रतियोगी परीक्षाएं द्वारा, बाल सभा द्वारा, इन सभी के माध्यम से हमने देखा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो है वो है शिक्षक अभिभावक संपर्क की स्थिति, जिसे हम दोस्तों पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसमें जिस विद्यालय हम गए थे वहाँ अति उत्तम था, क्योंकि विद्यालय द्वारा शिक्षक अभिभावक संपर्क के सुगम बनाने हेतु प्रत्येक माह के शुक्रवार मतलब बुधवार को, जिस विद्यालय में हम गए थे दोस्तों, बुधवार को शिक्षक अभिभावक मीटिंग, जिसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त अगर अभिभावक को लग रहा है कि हमारे बालक की प्रगति देखनी है या उसके बारे में जानना है, वो शिक्षक प्रधानाचार्य से कभी भी आकर संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो 16वां पॉइंट है वो है रोजगार परख कार्यक्रम की स्थिति, अगर विद्यालय में है तो। लेकिन हम जिस विद्यालय में गए थे दोस्तों ऐसी कोई सुविधा वहाँ नहीं थी, इसलिए हमने नहीं कर दिया। और दोस्तों अब हमारा जो 17 पॉइंट है वो मिड डे मील की स्थिति है। मिड डे मील दोस्तों हर एक प्राइमरी मिडिल में मिड डे मील की सुविधा दी जाती है, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं जिस विद्यालय में जैसी कार्यक्रम हो रहे होंगे, हम इसलिए इसे छोड़ दिए हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। इसमें दोस्तों है कि शिक्षकों का वेतन मोस्ट है दोस्तों, शिक्षकों का वेतन, शिक्षकों के आपसी सहसंबंध, कार्यदशाएं और उनके संतुष्टि का स्तर, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर। ओके दोस्तों, इन सभी के बारे में जानना है तो पहले हम देख लेते हैं वेतन का प्रबंधन। ओके दोस्तों, जैसे प्रधानाचार्य का जो भी होगा 70-71 हज़ार वो पर मासिक होगा, 70-71 हज़ार, और जो शिक्षक होते हैं उनका भी 50 के आसपास होता है, और जो अनुदेशन होते हैं 8-10 हज़ार होता है। ओके दोस्तों, जो शिक्षकों की स्थिति है, अब उनकी स्थिति की बात कर लेते हैं क्या है। जैसे दोस्तों उनकी जो कार्यदशाएं होती हैं उत्तम है, हम जिस विद्यालय में गए थे उसमें उत्तम है, आपसी संबंध मध्यम था, कोई दिक्कत नहीं था, और कार्य संतुष्टि ये भी सही था। ओके दोस्तों, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो छात्रों का, ओके दोस्तों, वो है छात्रों का अवबोध स्तर तथा उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। ओके दोस्तों, छात्रों का अवबोध मध्यम स्तर का है। छात्रों के अवबोध स्तर को बढ़ाने हेतु स्कूली शिक्षा में गुणात्मक अवबोध, ओके दोस्तों, गुणात्मक अवबोध के सुधार किए गए हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के निम्न स्तर परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, और प्रतिदिन अभ्यास के माध्यम से छात्र छात्राओं को अवबोध स्तर को बढ़ाने
का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। और इसमें आप अपने विद्यालय के अनुसार लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।